मथुरा महापंचायत में बोली प्रियंका गांधी, कहा आंदोलन में 215 किसानों की मौत, लेकिन सरकार उनकी मांग नहीं मान रही। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, यूपी विधानसभा बजट को लेकर समाजवादी युव जनसभा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। यूपी के अयोध्या में सीएम योगी के विजन डॉक्यूमेंट में जुटी 3 कंपनियां, विकास की रूपरेखा तैयार करेंगी कंपनियां, अयोध्या का कैसे होगा विकास। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान, कहा लोकदल नेताओं के इशारे पर हुआ था बवाल, लोकदल और सपा के कार्यकर्ता शामिल थे। लखनऊ के सन्नान गार्डन इलाके में 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट, पानी भरने को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलू। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा इलाके के सीरम गांव में हुए संजीव बालियान और रालोद समर्थकों के बीच हाथापाई और मारपीट के मामले में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेताओं के कहने पर मुझ पर और मेरे समर्थकों पर हमला किया गया और उसके बाद मस्जिदों में ऐलान कर गांव में भीड़ जुटाई गई। संजीव बालियान ने कहा कि भैंसवाल गांव में समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनकी पार्टी और उनके परिवार के लोगों द्वारा नारेबाजी की गई, मेरे साथ बदसलूकी का प्रयास किया गया। इसके बाद सोरम गांव में राष्ट्रीय लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष के कहने पर उनके 4-5 कार्यकर्ताओं द्वारा, जब मैं सीरम गांव में एक 13वीं में गया था, किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं गया था, कम से कम हमें एक दूसरे का मान सम्मान तो रखना चाहिए था। भैंसवाल में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो थे वहाँ, उनके परिवार द्वारा नारेबाजी की गई। 10-12 लोग थे परिवार के, बदतमीजी करने का प्रयास किया। उसके बाद कल सोरम गांव में राष्ट्रीय लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष नेतृत्व में उनके 5-6 कार्यकर्ताओं के द्वारा, जब मैं एक 13वीं में मौजूद था, जो रस्म पगड़ी चल रही थी, मैं किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भी नहीं था। कम से कम इतना तो रहना चाहिए कि हम इतनी मर्यादाएं तो एक दूसरे की रखें, इतना सम्मान तो एक दूसरे का करें कि ऐसे शादी हो या 13वीं, उन्हें तो राजनीतिक जन का खड़ा ना बढ़ाए। समाज को मत तोड़िए साहब, राजनीति होती रहेगी, पहले भी हुई, आगे भी होगी। चुनाव वे लोग पहले भी लड़े, आगे भी लड़ेंगे। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लालजी निर्मल ने लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मल ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश भारतीय राजनीति के औरंगजेब हैं, जिन्होंने अपने पिता को राजनीति से बेदखल कर दिया। विधानसभा चुनाव में दूर दूर तक अखिलेश यादव दिखाई नहीं पड़ेंगे। अंबेडकर को मानने वालों से अखिलेश नफरत करते हैं। निर्मल ने कहा कि फर्जी समाजवाद और बहुजनवाद के खतरों से हम पूरे प्रदेश के दलित समाज को अवगत कराएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी इस समय दलितों के ऊपर बड़े मेहरबान हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं कि दलित उनके साथ जुड़ें। इस संबंध में हम लोगों का जो दलित एक्टिविस्ट रहे हैं या हैं, उनका स्पष्ट अभिमत है और कहना है कि अखिलेश यादव भारतीय राजनीति के औरंगजेब हैं। जिस प्रकार से औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को सत्ता के लिए पदच्युत कर दिया था, उसी प्रकार अखिलेश यादव जो अपने आप को विकास पुत्र कहते हैं, अपने पिता को राजनीति से बर्खास्त कर दिया। जेब करार दिया। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में मुख्यमंत्री के विजन डॉक्यूमेंट का काम शुरू हो गया। 3 कंपनियां विजन डॉक्यूमेंट बनाने में लग गई हैं। अयोध्या का विकास कैसे होगा, इसकी रूपरेखा बनाने के लिए 3 कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है। विजन डॉक्यूमेंट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी शामिल किया गया है, ताकि परिसर के अंदर और बाहर के विकास की रूपरेखा
तय की जा सके। 6 महीने के अंदर बन जाएगा अयोध्या विकास ग्लोबल का मॉडल। वहीं राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही अयोध्या के ग्लोबल विकास की कवायद भी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में अयोध्या विकास प्राधिकरण 3 एजेंसियों के साथ MOU साइन किया। इसके साथ ही ग्लोबल विकास की योजना पर काम भी शुरू कर दिया गया है। तीनों एजेंसियों के अधिकारियों ने विकास के लिए प्रस्तावित स्थलों सहित पौराणिक स्थलों का निरीक्षण भी किया। उसके बाद विकास प्राधिकरण बैठक कर योजनाओं पर मंथन किया। अभी ये ली एसोसिएट जो है उनको काम सौंपा गया है कि नगर का विकास कैसे हो, उसका विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो उस विजन डॉक्यूमेंट के लिए हमारे ट्रस्ट की तरफ से उन्हें ये इन्फॉर्मेशन हमने अभी दी है। उन्होंने कोई सवाल पूछे थे, जवाब के रूप में हमने उनको बताया कि किस प्रकार की योजनाएं हम अंदर बना रहे हैं और उसके अनुरूप बाहर क्या क्या होना चाहिए। जैसा कि आप सभी परिचित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पूरे अयोध्या के विकास के लिए एक कंसल्टेंट हायर किए गए हैं, जिनके द्वारा विजन डेवलपमेंट का डॉक्यूमेंट बनाया जाना है। इनके द्वारा सभी स्टेक होल्डर से बारी बारी से वार्ता की जा रही है ताकि हम उनकी अपेक्षाओं को, उनके जो ज़रूरतें होने वाली हैं भविष्य में, उनको समझ पाएँ और जो अयोध्या के विकास का जो खाका खींचे वो सबकी आवश्यकताओं को समाहित करते हुए हो। एक तरफ जहां सीएम योगी महिला की सुरक्षा के लाख दावे करते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। प्रदेश के अन्य जिलों को छोड़ दीजिए, राजधानी लखनऊ में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दरअसल थाना ठाकुरगंज के समनान गार्डन के पास अज्ञात बदमाशों ने एक महिला से पहले अभद्रता की और फिर इसके बाद महिला को जमकर पीटा। यही नहीं, जब पीड़ित महिला चौकी पहुंची तो एसआई ने पीड़ित महिला को भगा दिया। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुलिस ने उन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने मुझ पर हमला किया। हालांकि अब देखना ये होगा कि उन आरोपियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होती है। वहीं यूपी के सीतापुर में आबकारी की संयुक्त टीम ने गोमती नदी की तलहटी में की छापेमारी। संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान 12 अवैध शराब भट्टियों सहित 5000 लीटर लहन को नष्ट किया। संयुक्त टीम की कार्रवाई सबसे पहले सन्ना इलाके में आने वाली गोमती नदी के किनारे छापेमारी की गई, जिसमें शराब का अवैध कारोबार करने वाले लोगों के द्वारा जमीन में गड्ढा खोदकर रखा गया। अवैध शराब को बरामद किया गया। वहीं कार्रवाई को लेकर एएसपी NP सिंह का कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस के द्वारा अभी से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो कार्रवाई शुरू हुई है वो भोर में कराई गई, जिसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। उनका कहना है कि अभियान लगातार जारी रहेगा और जनपद के जिन थानों में नदियां हैं उनके तराई इलाकों में लगातार चेकिंग अभियान जारी है। जानकारी हम लोग को ये हुई थी कि थाना संदना में गोमती नदी के किनारे पे बहुत से लोग वहाँ अवैध रूप से शराब बनाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए कल डिस्ट्रिक्ट साइज अफसर और हमारे क्षेत्राधिकारी निश्चित थाना संदना और हरदोई की पुलिस के साथ एक ज्वाइंट हम लोगों ने रेड किया था। सबसे पहले रेड हमारे जनपद की सीमा में किया गया। वहाँ पे लगभग 2 दर्जन भट्टियों को नष्ट किया गया और शराब भी लगभग कुछ मात्रा में बरामद की गई है और लगभग 5000 लीटर हम लोग लहन नष्ट किए हैं। 4 मुकदमे हम सब लोग थाने में दर्ज किए हैं। यही ज्वाइंट टीम जाके हरदोई में रेड किया था, वहाँ पर भी भारी मात्रा में शराब की रिकवरी हुई है, प्लस वहाँ पर लहन नष्ट किया गया है और वहाँ भी लगभग 6-7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये चूँकि हमारे जनपद का आउटर एरिया पड़ता है, वहाँ पे लोग रात में जाकर के शराब बनाते हैं और लहन को ज़मीन में गाड़ के चले आते हैं। ये जानकारी हम लोग को मिली थी। चूँकि इस समय तीसरे पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है, तो हर जगह अपने मुखबिरों से मैनुअल मुखबिरी करा के अथवा अन्य किसी के माध्यम से जानकारी होने पे हमारी रेड पड़ती रहती है। ये हमारा अभियान लगातार जारी है। जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के और पड़ोसी जिले के बीच में जो नदियां हैं उनके आसपास लोग जाके वहाँ लहन को खोद के डाल देते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये लहन निकाले जाए, उनको नष्ट हम लोग करें, शराब की सप्लाई हमारे यहाँ बंद हो सके। बिजनौर के जाटानबी इलाके में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। दरअसल युवक अपने खेत से गन्ने को ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर
मिल लेकर जा रहा था, तभी रिंग रोड पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं परिजनों ने जमीनी विवाद बताते हुए इस हत्याकांड में अपने चाचा और साड़ू के खिलाफ हत्या की तहरीर दी। पुलिस इस घटना में मुकदमा लिखकर जांच पड़ताल में जुटी है। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। इस घटना को लेकर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि बेटे ने पारिवारिक रंजिश को बताते हुए अपने चाचा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, जांच शुरू कर दी गई। बिजनौर शहर में चामुंडा रोड पर जाटान निवासी अशोक कुमार सैनी, जो लगभग 46 से 48 वर्ष के थे, रात में लगभग 11 बजे आ रहे थे। किसी ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। प्रथम सूचना उनके नौकर छत्रपाल ने दिया, फिर उनके पुत्र वगैरह आए। उन्होंने जो एफआईआर दिया बेटे की ससुराल की तरफ से एवं उनके छोटे भाई अशोक कुमार के छोटे भाई पर पूर्व में मुकदमेबाजी, विवाद, जमीन को लेकर के विवाद, झगड़े, एक घटना का मोटिव दिखाया। दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। हापुड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश आशु चड्डा उर्फ मोंटी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस और एक नाजायज चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया शातिर बदमाश कई थानों से लूट, चोरी और अन्य घटनाओं को अंजाम दे चुका और आरोपी पर करीब 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। जनपद हापुड़ के कई थानों में लूट और वाहन चोरी के अभियोगों में वांछित चल रहे और 25,000 रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी आशु चड्डा और मोंटी को आज थाना हाफिजपुर पुलिस की टीम के द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ हरसिंहपुर नहर के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक नाजायज तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना हाफिजपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके विरुद्ध 2 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने शातिर पशु तस्कर सोनू को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में गोली लगने से पशु तस्कर सोनू और एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि इस दौरान बदमाश के 2 साथी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस फरार अपराधियों की तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस ने एक कार और तमंचा भी मौके से बरामद किया। एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि घायल अपराधी और सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। आपको बता दें कि जिले में शातिर अपराधियों और पशु तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है।
मुस्कीनगर क्रॉसिंग के पास बांसा रोड पर कुछ अपराधियों के आने की सूचना मिली थी। इसमें थाना सफदरगंज और एसओजी टीम ने उनको रोकने का प्रयास किया, जिसमें अपराधियों ने पुलिस पे फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल अरुण कुमार घायल हुआ। काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। जब उनके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि ये सोनू नाम का अपराधी है, जो सतरिक थाना क्षेत्र का रहने वाला है। लगातार इस क्षेत्र में पशु तस्करी और गौकसी करता था। ये इसके खिलाफ लगभग आधा दर्जन आपराधिक इतिहास है। अभी एक सेंट्रो गाड़ी बरामद हुई है और तमंचा बरामद हुआ है। बाकी इसके 2 अन्य साथी फरार हैं, जिसके लिए काम्बिंग जारी है। क्या इसका इतिहास रहा है? आपराधिक इतिहास आधा दर्जन करीब केसेज रहे हैं अभी वर्तमान में जो पता हुआ, बाकी और अन्य आपराधिक इतिहास इसका पता किया जा रहा है। क्या कुछ इसके साथी थे यहाँ पर अन्य जिसकी तलाश? 2 साथी फरार हैं। ठीक है, जिला अस्पताल में बीते दिनों इमरजेंसी वार्ड में फर्जी डॉक्टर इलाज करते हुए पकड़ा गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी ने मामला रफा दफा कर दिया था। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के शोषण और उनके जीवन से खिलवाड़ अस्पताल के जिम्मेदारों की मिलीभगत से किया जा रहा है। दरअसल जिला अस्पताल में फर्जी चिकित्सक बन दवा लिखना एक व्यक्ति को उस वक्त भारी पड़ गया जब एक मरीज के परिजनों ने उसे पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने प्रमुख अधीक्षक को तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि प्रमुख अधीक्षक जिला अस्पताल की तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपित किसी दवा कंपनी में एमआर है। सहारनपुर और हरियाणा राज्य की सीमा के बीच में यमुना नदी प्रवाहित होती है। नदी की सीमा पर तटबंध बाढ़ रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनपद के बेहट तहसील में भूमाफियाओं पर तटबंध तोड़ने का आरोप ग्रामीणों ने लगाते हुए कार्रवाई की मांग की, जिसमें सिंचाई विभाग की जांच भी सौंप दी गई। जिसके बाद यमुना नदी के किनारे बने तटबंध को लेकर सहारनपुर प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो गया और बाढ़ को रोकने के लिए इन तटबंध को मजबूत बनाना भी शुरू कर दिया है। इसी के चलते तटबंध की सुरक्षा के मद्देनजर अब सहारनपुर जनपद की नकुड़ तहसील में अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। तहसील नकुड़ ग्राम टीका कला और टीका टपरी में भूमाफियाओं द्वारा यमुना नदी 243 हेक्टेयर भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को बलपूर्वक खाली कराया गया। वहीं तटबंध वाले ग्राम बाढ़ की स्थिति में बचे रहें और भूमाफिया इस पर दोबारा कब्जा न कर सकें, इसके लिए वृक्षारोपण भी कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इन कब्जों के चलते सरकारी रेवेन्यू का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। वहीं बालाजी इंटरप्राइजेस के सचिन मार्कंडे ने बताया कि क्षेत्रीय लोगों द्वारा सरकारी पट्टे के आसपास की भूमि को कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने में दिक्कत आ रही थी कब्जा करने से, और इस पर खेती कर भूमि पर कब्जा किए हुए थे। उनके द्वारा अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत कर सभी संबंधित कागजात भी उपलब्ध कराए गए और उसके बाद प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को समझाया और कब्जा धारकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। फिलहाल सहारनपुर प्रशासन यमुना नदी के तटबंध की सुरक्षा को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता ताकि गांव को बाढ़ से बचाया जा सके। गांव ढिका कला में 253 हेक्टेयर भूमि है जो पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमारे यमुना नदी के नाम से दर्शित है। उस गांव में हम 3 महीने से सर्वे करा रहे हैं पूरा कि हमारी कितनी भूमि है, और अभी गांव क्योंकि चकबंदी में है तो चकबंदी और राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम वहां पर एक सर्वे कर रही है और उसके अंदर जो नंबर यमुना में पुराने 1359 फसली में थे उनको आइडेंटिफाई कर आज देख रही है कि किस कारणवश उनमें कब्जा है, और अगर बिना किसी कारण की कोई कब्जा करके अगर कोई भूमाफिया बैठा है तो उसकी भूमि हमें कब्जा मुक्त करा रहे हैं। और उसमें आगे अभियान के तौर पर वहाँ पे वृक्षारोपण कराकर वहाँ के जो तटबंध है उनको सुरक्षित रूप में भविष्य के लिए बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। अगर इन तटबंधों को सुरक्षित नहीं किया जाता तो क्या नुकसान भविष्य में हमारा? क्योंकि गांव यमुना के बिल्कुल निकट स्थित है तो कभी भी बाढ़ की समस्या आने पर वो तटबंध कमज़ोर होकर गिर सकते हैं। वहीं बाराबंकी में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद वार्षिक निरीक्षण करने जनपद के थानों में लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में थाना प्रभारी से लेकर सभी पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर यहां सभी विभाग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पुलिस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। उनके निरीक्षण में पुलिस की तैयारियों की पोल खुल गई। वहीं तैनात पुलिसकर्मी ने ना तो बेल्ट बांध रखी थी और एसपी को देखकर उनके हाथ ऐसे कांपे
कि हथियारों से हाथ फिसलने लगे और वो नहीं खोले। ये सब देखकर एसपी को गुस्सा आ गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों को थाने के चक्कर लगवाने की सजा दी। इस दौरान उन्होंने कोतवाली नगर का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संपूर्ण थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, आगंतुक कक्ष, हवालात, मालखाना, शस्त्रागार, कंप्यूटर कक्ष, मेस, बैरक की साफ सफाई और रखरखाव का जायजा लिया। वहीं राम नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए हर बार की तरह धार्मिक माघ मेले में राम नाम बैंक स्थापित है। इस बार खास यह है कि संगम तट के ठीक सामने एक तरफ जहां हनुमान जी की पहली बार विशाल प्रतिमा लगी हुई है, उसी के बगल में राम नाम बैंक का शिविर लगा हुआ है। आस्था के इस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए किसी तरह के पैसे या रुपयों की या फिर किसी गारंटर की जरूरत नहीं होती। जरूरत है तो बस आपके अंदर राम नाम की आस्था की। इसके अकाउंट होल्डर बनने के लिए आपको इस राम नाम के बैंक द्वारा जारी किए गए कोरे कागज के पन्नों पर 1.25 लाख राम के नाम 1 महीने के अंदर लाल रंग की स्याही से भरकर जमा कर देने और आप हो गए इस अनोखे बैंक के खाता धारक। 51 राम नामी शेयर होल्डर्स द्वारा शुरू किए गए इस राम नाम बैंक में अब तक 5 लाख से ज्यादा खाताधारी बन चुके हैं। साथ ही इस अनोखे बैंक की पूंजी भी अरबों का आंकड़ा पार कर चुकी है। एक और रोचक बात, आज के राष्ट्रीय और निजी बैंक की तरह आस्था के इस बैंक में भी हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई सभी अब इसके खाताधारक हैं। राम नाम बैंक अब डिजिटल हो गया है। साथ ही गूगल प्ले स्टोर पर ऐप भी इसका जारी कर दिया गया है। कल्पवासी, साधु संत, आम श्रद्धालु सभी लोग इस बैंक में अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। सभी लोग राम नाम एक कॉपी में लिखते हैं और उसको फिर अपने खाते के अनुसार जमा करते हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु संगम स्नान के बाद संगम की रेती पर बसे इस राम नाम बैंक में आकर राम राम लिखता है, उसकी सभी मान्यताएं पूरी होती हैं। पूरी तरह से व्यावसायिक बैंकों की तरह इसमें दर्ज है। हर खाताधारक की पूंजी जो देश की मुद्रा, रुपया या बॉन्ड ना होकर भगवान राम के नाम से भरी हुई पुस्तिकाएं हैं, जिन्हें इन्होंने हर रोज पूरे मनोयोग से पूरी आस्था के साथ लिखकर पूरा किया है। इस बैंक में खाता खोलने के लिए किसी खाता धारक या गारंटर की जरूरत नहीं है। बस आप हृदय में भगवान राम के प्रति अगाध आस्था होनी चाहिए। पूरी तरह से सहकारिता के सिद्धांत पर स्थापित इस बैंक से पासबुक निःशुल्क दी जाती है, जिसमें शुद्ध होकर पवित्र मन से इसी पुस्तिका पर राम का नाम तब तक लिखते रहा जाता है जब तक पुस्तिका भर ना जाए। बैंक को भी अब डिजिटल कर दिया गया है। प्रयाग का राम राम बैंक दूर दराज बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश के श्रद्धालु जुड़े हैं। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर भाईचारे के साथ, कौमी एकता के साथ मिलकर राम का नाम लिखते हैं। यहाँ पर ये मान्यता है, चाहे ईश्वर कहिए, चाहे अल्लाह कहिए, चाहे खुदा कहिए, ईश्वर शक्ति एक है। तो अमन चैन के लिए यहाँ पर सभी लोग आते हैं, राम का नाम लिखते हैं। और कहा जाता है अक्षयवट मार्ग, संगम का क्षेत्र अक्षय क्षेत्र होता है। यहाँ पर पाप और पुण्य का फल अक्षय होता है। तो सबसे सरल है पुण्य कमाने का, पुण्य अर्जन करने का तरीका राम का नाम। यहाँ पर भोजपत्र से राम का नाम लिखना प्रारंभ हुआ था अक्षयवट मार्ग पे सदियों पूर्व, और आज के समय में डिजिटल ई राम आ गया है। यानी कि जो श्रद्धालु बाहर हैं, जो नहीं आ सकते हैं, जैसे नीदरलैंड से लेके विदेशों में हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से प्ले स्टोर पर जाके ramrambank.in वेबसाइट पे जाके राम का नाम का खाता खुलवाते हैं और उसमें डिजिटल राम लिख के जमा करते हैं। प्रतिवर्ष माघ मेले में शिविर लगता है, कुंभ में शिविर लगता है, जहाँ पर राम भक्तों को सम्मान किया जाता है। जी, लाखों की संख्या में, लाखों क्या करोड़ों कहेंगे, क्योंकि कई सालों से चलता आ रहा है, विगत कई वर्षों से। और जब से डिजिटल रूप हुआ है इसका, तो देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं। तो डिजिटल रूप में हम लोगों को आसानी हो जाती है ट्रैक रिकॉर्ड रखने की। फिजिकल में थोड़ा सा दिक्कतें आ रही थी कि कैसे पुस्तिकाओं का लेखा जोखा बनाएंगे, लेकिन डिजिटल में अपने आप ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सारी संख्या हमारे पास लिखी हुई आ जाती है। तो वो हम संजो के रखते हैं उसको, और हमारा जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और जैसे कि लोन की बात हमने की कि हम राम नाम की जो निधि है वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जिसको जितना बड़ा लोन लेना होता है उसके बेस पे उतना ही संख्या का राम नाम उसको दिया जाता है। वो घर में रखता है, पूजा पाठ उसका करता है, और निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूरी होती देखी गई है। जी, हम प्रतापगढ़ से हैं, आचार्य राजकुमार तिवारी। यहाँ पर हम 7-8 साल से जुड़े हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, राम नाम की पुस्तक जमा कराते हैं, लिखते हैं, या यज्ञ पूजा पाठ हवन कराते हैं। पहले बहुत थोड़े समय के लिए आते थे और फिर चले जाते थे, लेकिन भगवान की ऐसी प्रेरणा हो कि अब हमेशा जो है यहाँ पर रहते हैं और भगवान राम। आस्था का सबसे बड़ा मेला संगम तट पर लगा हुआ है और इस बार के मेले में कई चीज खास देखने को मिली है।
अगर हम कई चीजों की बात करें तो पहली बार ऐसा देखा गया है कि जब संगम तट के बगल एक भव्य हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई हो और उसके बगल में राम नाम बैंक का शिविर लगा हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, ये राम नाम बैंक का शिविर है। हालांकि राम नाम बैंक जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो काम होता है वो पूरा धार्मिक काम होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो इस रेत पर बैठ करके यहाँ पर किताबों में राम का नाम लिख रहे हैं और यही इनकी पूंजी है। सामने आप देख सकते हैं कि पोटली भी है, काफी रखी हुई है। ये वो पोटलियां होती हैं जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर राम का नाम लिखते हैं और ये सभी किताबों को यहाँ पर जमा करते हैं। पूरा जो प्रोसेस की बात करें तो पूरा बैंक के थ्रू ही ये पूरा प्रोसेस होता है। बाकायदा यहाँ पर ब्रांच मैनेजर भी है, बाकायदा यहाँ पर जिनके भी यहाँ पर खाते हैं उनके लिए यहाँ पर खाता धारकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। कोविड काल के चलते जो लोग नहीं आ पा रहे हैं देश के कोने कोने से और कुछ विदेशी लोग भी इस बैंक से जुड़े हुए हैं, वो डिजिटल माध्यम के तहत वो इस बैंक से जुड़े हुए हैं। और इस बार एक अलग चीज बैंक में ये आई है कि ये बैंक के खाता धारकों को लोन भी देते हैं। लोन वो इन पुस्तिका आप देख रहे हैं, इन पुस्तिकाओं को जिसको जरूरत होती है, जैसे मान लीजिए किसी की मान्यता है कि वो 5 लाख बार राम का नाम लिखेगा और वो समर्पित करेगा बैंक को, और उसने ये मान्यता रखी है। अगर 2 लाख राम नाम बैंक की पुस्तिका कम पड़ रही है तो यहाँ के जो खाता धारक के जो यहाँ पर ब्रांच मैनेजर हैं वो उनको 2 लाख की जो राम नाम बैंक की जो पुस्तिकाएं हैं वो उनको देते हैं और जिसके बाद जब उनका ये पूरा संकल्प पूरा हो जाता है फिर वो 2 लाख जो लोन लेते हैं उसी पुस्तक पर वो 2 लाख बार राम नाम का नाम लिखेंगे और उसको जमा करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं एक अनोखा बैंक जो है वो संगम तट पर इस बार के मांग मेले में देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, लाइव टुडे, प्रयागराज। और एक बड़ी खबर आ रही लखनऊ से, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं का झुंझुना बजाकर प्रदर्शन। समाजवादी युवजन सभा के बैनर तले किया गया प्रदर्शन। आपको बता दें यूपी विधानसभा बजट को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। कैसरबाग बस अड्डे पर किया है ये प्रदर्शन। तो झुंझुना बजा करके प्रदर्शन किया सपा कार्यकर्ताओं ने। तो आपको बता दें कि लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर और तमाम कानून व्यवस्था को लेकर के सपा इन दिनों सदन और सदन से बाहर पूरी तरीके से मुखर है। तो लगातार आपको बता दें कि कैसरबाग बस अड्डे पर यह प्रदर्शन किया। यूपी विधानसभा बजट को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।